हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आज के लेक्चर में हमें केमिकल काइनेटिक्स करना है, क्लास 12th का। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो अब मुझे एक बात बताओ कि केमिकल काइनेटिक्स का मतलब होता क्या है? केमिकल काइनेटिक्स क्या होता है? अब देखो, सबसे पहली बात तो हमें काइनेटिक का मतलब समझना है और हमें रिएक्शंस की क्या पढ़नी है बच्चों? काइनेटिक्स ही पढ़नी है कि काइनेटिक्स होता क्या है। काइनेटिक्स का होता है मतलब मूवमेंट। क्या होता है? मूवमेंट। काइनेटिक्स का मतलब होता है कि कोई भी रिएक्शन कितनी स्पीड से चल रही है या स्लो चल रही है, इसका मतलब हमें उसका स्पीड देखना है या हमें उसका रेट देखना है कि क्या रिएक्शन की मूवमेंट हो रही है समय के साथ। ठीक है ना? तो वही क्या होता है? केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, अब एक बात को समझते जाना कि अगर आपके पास कोई भी रिएक्शन है, हमारी केमिस्ट्री में कोई भी रिएक्शन आपके पास है, मान लीजिए आप एक जनरल रिएक्शन लिखते हैं कि आपके पास ए है प्लस में बी है और वहाँ से हमें एक प्रोडक्ट मिल रहा है, दो प्रोडक्ट मान लीजिए, दो प्रोडक्ट मिल रहे हैं सी प्लस डी। ठीक है, ये हमें मिल रहा है और हमें इस रिएक्शन का मूवमेंट देखनी है कि भाई ए कितना उसने टाइम लिया, उसकी मूवमेंट क्या है कन्वर्ट होने में सी में या डी में। ठीक है, इसका मतलब हम रिएक्शन का रेट देखने की कोशिश कर रहे हैं कि रिएक्शन का एक्चुअल में रेट कितना है। ठीक है, और वही हम देखते हैं। अब रेट किसको बोलते हैं? कि चेंज इन कंसंट्रेशन। क्या बच्चों? अब वो हम डी से, ठीक है, चेंज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। चेंज इन कंसंट्रेशन, ए की कंसंट्रेशन को देख रहे हैं और बाय में आप डेल्टा टी ले सकते हैं, मतलब थोड़े से टाइम में ए की कंसंट्रेशन में कितना चेंज आया है। यही चीज़ क्या कहलाती है? रेट ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, रेट ऑफ द रिएक्शन मतलब कि आप ए की कंसंट्रेशन को आपने चेंज में देखा कि कितना चेंज आया है। सेम आप बी के लिए लिख सकते हैं। देखो, अब ए जो है वो रिएक्टेंट है और ए समय के साथ क्या हो रहा है बच्चों? डिक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पे माइनस साइन यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब रेट एक बार मतलब चेंज इन कंसंट्रेशन, आप रेट को क्या लिखेंगे कि आपको रेट लिखना है सिंपल, तो आप क्या लिखेंगे? चेंज इन कंसंट्रेशन। आप ये लिखें चेंज इन कंसंट्रेशन और बाय में जो आपने टाइम लिया है आप वो नीचे लिख देंगे बाय टाइम। ठीक है, अब इसकी यूनिट बताओ मुझे क्या होगी? यूनिट क्या लिख सकते हैं? चेंज इन कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन की यूनिट बोलो क्या होती है? कंसंट्रेशन होता है मोल, मोल पर लीटर, यही होता है मोल पर लीटर। और बाय में आप क्या लिख रहे हैं? टाइम। और टाइम को किस में लेते हैं आप? सेकंड में। तो टोटल आपकी जो रेट की यूनिट है वो क्या बन जाएगी? मोल, मोल, लीटर इनवर्स और सेकेंड इनवर्स। ठीक है, सेकेंड इनवर्स। ये किसकी यूनिट हो गई है? रेट की ये यूनिट हमने निकाल ली है। अब बच्चों हमें समझना है, जनरल इक्वेशन वही लिख लीजिए कि आपके पास ए था और बी है और वहाँ से आपको क्या मिल रहा है? सी और डी। ठीक है, शर्त ये है कि आपकी जो इक्वेशन है, जो आपकी रिएक्शन है, वो क्या होनी चाहिए बच्चों? बैलेंस्ड होनी चाहिए। जो अगर बैलेंस नहीं होगी तो आप उस रिएक्शन को मतलब आप उसका रेट नहीं लिख सकते और लिखेंगे तो वो गलत माना जाएगा। ठीक है, अब देखो हमें इस पूरी रिएक्शन का लिखना है। अब ये रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट है, टाइम के साथ रिएक्टेंट तो डिक्रीज होता है और प्रोडक्ट क्या होता है? फॉर्म होता है। तो इसको तो बोलते हैं हम इसका रेट ऑफ फॉर्मेशन। ठीक है, जो आपका क्या बन रहा है? प्रोडक्ट, तो उसके लिए बोलते हैं हम रेट ऑफ फॉर्मेशन। और ये क्या हो रहा है? डिकम्पोज हो रहा है, तो रेट ऑफ डिकम्पोजिशन मतलब कि ए कन्वर्ट होता जा रहा है सी और डी में। ठीक है, तो आप इनको कैसे लिखते हैं? तो चेंज इन कंसंट्रेशन और माइनस में लिखेंगे रिएक्टेंट की, क्योंकि वो डिक्रीज हो रहा है। माइनस का इतना ही मतलब है क्योंकि वो डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, अब लिखें तो आप लिखेंगे डी ए बाय किसका? डी टी, क्योंकि आप टाइम ले रहे हैं, या डेल्टा टी आप ले लीजिए और आप ऐसे ब्रैकेट लगाएंगे, इसका मतलब कंसंट्रेशन होता है। ठीक है, अब ऐसे ही बी का लिख लीजिए और ये आपस में बराबर है क्योंकि बच्चों ये एक मोल है, ये भी एक मोल है। इसका मतलब क्या है कि मैं ये बराबर लिख रही हूँ? इसका ये मतलब है अगर ए का एक मोल खत्म हो रहा है उतना ही तो बी का खत्म हो रहा है ना, और उतना ही एक मोल सी बन रहा है और एक ही मोल क्या बन रहा है? डी। तो इनकी आपस में चाहे वो रेट ऑफ फॉर्मेशन है या डिकम्पोजिशन है, वो आपस में क्या है? बराबर है। तो आप ये लिखिए कंसंट्रेशन किसकी बच्चों? बी की, माइनस का साइन रिएक्टेंट के लिए और यहाँ पे आप डेल्टा टी टाइम के लिए लिखिए। फिर आप प्रोडक्ट और बराबर हैं और यहाँ क्या लगाएंगे? प्लस लगाएंगे क्योंकि ये प्रोडक्ट है। ठीक है ना, अब लिखो कंसंट्रेशन ऑफ किसकी? सी की बाय में डेल्टा टी टाइम। अब डी के लिए लिखिए, डी आप इक्वल ही लिखेंगे, यहाँ पे इक्वल और प्लस का सिंबल आप लगाएंगे साइन और फिर यहाँ पे डी लिख दीजिए और बाय में डेल्टा टी टाइम। ठीक है, ये रेट हो गया, फॉर्मेशन हो गया और ये डीकम्पोजिशन हो गया। ठीक है, डी फॉर्म हो रहा है यहाँ पे। अब मान लो अब यहाँ पे एक एक मोल नहीं है। ठीक है बच्चों, एक मोल नहीं दे रखा है आपको, एक से ज़्यादा मोल आपको दे रखे हैं। मान लीजिए इसके हैं
ए का तो मतलब जो ए है उसकी कंसंट्रेशन या उसका तो 1 ही मोल है, बी के 2 मोल दे रखे हैं और सी के 3 मोल दे रखे हैं और डी के 4 मोल दे रखे हैं। मतलब बैलेंस करके ये इक्वेशन आपकी बने जनरल में कि इसका 1 मोल है, बी के 2 हैं और इसके 3 हैं और इसके 4 हैं। और आपको कंसंट्रेशन गिवन है, मान लीजिए आपको कंसंट्रेशन बच्चों गिवन है बी की, मतलब dB/dt ये रेट आपको गिवन है, ठीक है। dB/dt ये जो रेट है वो आपको गिवन है और आपको बोला जाए भाई आपको dC/dt निकालना है, ठीक है। dB/dt गिवन है और dC/dt आपको निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? तो देखो, अब पहले तो अगर आपको 1 मोल है तो सारा रेट आपने ऐसे लिखा, पर अगर 1 मोल आपके पास गिवन नहीं है, किसी का 1 है, किसी के 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, तो आपको उनको बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? अगर मोल इक्वल है तो ये सब कुछ इक्वल होता है, पर अगर मोल इक्वल नहीं है तो ये आपस में बराबर नहीं हो सकते। कब तक बच्चों? अगर आप इनको क्या कर देंगे, इनके मोल से डिवाइड कर दें, क्योंकि इसका तो 1 ही मोल है तो 1/, आपको ये 1 करना पड़ेगा, और जो बी है उसको क्या कर देंगे 1/2, मतलब उनके मोल से डिवाइड कर दीजिए, फिर ये आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। सी के आगे क्या लगा देंगे 1/3 और डी के आगे क्या लगा देंगे बच्चों 1/4। अब ये बराबर हो जाएंगे, अब ये आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। इतनी बात क्लियर हो गई। अब मैंने क्या बोला, आपको dB/dt गिवन है, ठीक है, रेट गिवन है, मतलब कि आपको मान लीजिए वैल्यू गिवन है, ये दे रखी है 4 × 10⁵, ठीक है। और यूनिट बोलो क्या होगी रेट की, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, ठीक है। ये यूनिट दे रखी है आपको और ये वैल्यू दे रखी है dB/dt की, ओनली dB/dt की। और आपको निकालना है किसका रेट, सी का रेट आपको निकालना है, ठीक है। अब यहाँ पुट करो, भाई आपको ये दे रखा है, अब यहाँ साइड में लिख लेते हैं एक बारी। देखो आपकी देखो एक बार यहाँ लिख लेते हैं, इसको ध्यान से समझना। आपको इसका रेट गिवन है, क्योंकि हम ये वैल्यू किस वजह से निकाल सकते हैं, क्योंकि सबकी बराबर है। तो अब निकाल के देखते हैं। आपको ये है गिवन, ये माइनस है, माइनस का मतलब इतना ही है कि ये रिएक्टेंट है और ये डिक्रीज हो रहा है टाइम के साथ। तो लिखिए एक बारी कि 1/2 और dB/dt कितना गिवन है बच्चों, ये गिवन है आपको 4 × 10⁵, ठीक है। और ये इक्वल है किसके 1/3, और ये इंटू में dC/dt, आपको क्या निकालना है, dC/dt ही निकालना है। तो आप क्या करेंगे, आपको ये निकालना है ना, तो इस 3 को ले जाइए यहाँ पे, ठीक है। इस सी को सी को नहीं, इस 3 को ले जाइए यहाँ पे और यहाँ 3 रख दीजिए। और अब क्या आ जाएगा आपका, ये यहाँ से हट जाएगा, dC/dt की वैल्यू आ जाएगी, आप इसको सोल्व कर लेना, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगी, dC/dt की वैल्यू आ जाएगी। तो ऐसे ही आपको करना है, किसी की भी निकाल सकते हैं। अगर dC/dt की गिवन होती तो आप dA/dt की भी निकाल सकते हैं। मतलब कि अगर एक वैल्यू आपको गिवन है तो आप किसी का भी रेट निकाल सकते हैं। ऐसा एक क्वेश्चन CBSE में 100% आता है। तो अगर आपको रेट निकालना आ गया तो बहुत अच्छी बात है, आप एक क्वेश्चन तो ज़रूर सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। और ये बोला जाएगा कि भाई रेट ऑफ फॉर्मेशन निकालिए या रेट ऑफ जो डिकम्पोजिशन है वो निकालिए। तो आप सिंपल समझ जाना कि वो रिएक्टेंट की बात कर रहा है या प्रोडक्ट की बात कर रहा है, और आपको निकालना आ ही गया, ठीक है ना। अब देखो बच्चों, 2-3 तरीके से हम रेट लिखते हैं। मतलब एक आपके पास एवरेज रेट होता है, या आप स्पीड की नॉर्मली बात करते हैं तो एवरेज होता है। एक होता है इंस्टेंटेनियस, ठीक है। क्या होता है इंस्टेंटेनियस, तो दोनों में फ़र्क क्या है पहले तो आप वो समझिए। एवरेज का मतलब होता है कि मान लीजिए आप कहीं पे जा रहे हैं और मैंने पूछा कि भाई आपकी जो गाड़ी है उसकी स्पीड कितनी थी एवरेजली, तो आपने नोटिस किया नहीं, आपको ये पता भाई हाँ ज़्यादा तो स्पीड थी नहीं, तो एवरेजली ये लगा लो कि हम 50 की स्पीड से आए हैं, आपने इतना बताया। तो गाड़ी की स्पीड हर टाइम पे ऐसे तो नहीं था, वो 80 भी चली होगी, 100 पे भी चली होएगी, पर आपने एवरेजली कितना बता दिया कि भाई ठीक है 50 के आसपास स्पीड थी। पर अगर एक दो ऐसा हो बिल्कुल भाई एक एक पॉइंट हमने नोट किया है, हम नोटबुक और पेन लेके बैठ गए, हाँ भाई 5:05 पे तो गाड़ी जो थी वो 80 की स्पीड पे थी, फिर 5:06 है उस पे वो 70 पे हो गई।
अगर आप विद इन द सेकेंड या टाइम पे बिल्कुल हर एक पॉइंट पे अगर हर चीज़ का एक डाटा रखते हैं तो उसको हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस। मतलब कि आपके पास ये एक वैल्यूएबल या इंफॉर्मेटिव, ठीक है, ये फॉर्मेशन होती है और वो किससे मिल सकती है? सिर्फ इंस्टेंटेनियस रेट से मिल सकती है, एवरेज से नहीं मिल सकती। एवरेज तो ये हो गया हमने कुछ नोटिस नहीं किया, बस हमने फील किया हाँ हाँ भाई इतना है। पर अगर हम एग्जैक्ट रेट बताते हैं तो वो कौन सा रेट होता है बच्चों? इंस्टेंटेनियस रेट होता है। और रेट आप कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? रेट को आप कैसे बताएंगे कि भाई जो चेंज इन कंसंट्रेशन और वाई में टाइम, ठीक है। आपके पास कैसे निकालें कि मान लीजिए ए प्लस बी और ये सी और डी ये हमें देता है, ऐसे है। आपको ये पता है कि भाई तब रिएक्शन स्टार्ट हुई तो जो अपना ए है उसकी जो कंसंट्रेशन है वो 10 मोल पर लीटर थी अबाउट, ठीक है, स्टार्टिंग में। और फिर समय के साथ, टाइम के साथ जैसे जैसे वो भाई क्योंकि प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है तो उसकी 5 हो गई, ठीक है। इनिशियली मान लीजिए 5:05 हुई थी, फिर 5:10 हो गए, तब इतना है। तो आप चेंज निकाल सकते हैं ना, कितना हो गया भाई 10 में से 5 मतलब 5 ही बच गए हैं। और टाइम कितना हुआ है? आप सेकंड में लेना है, आपको सेकंड में कन्वर्ट करना है। यहाँ पे 5 मिनट है तो 5 मिनट को आप किस में कन्वर्ट कर लेंगे? सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे। तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा? रेट आ जाएगा।